दोस्तों आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म के बारे में जिसने 1976 के अकेडमी अवार्ड्स में सभी मेजर कैटेगरीज के ऑस्कर्स अपने नाम किए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 1975 में आई फिल्म वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है मिलोस फॉर्मैन ने। ये केन कैसी के सेम नाम के नॉवल पर बेस्ड है। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं जैक निकोलसन, लुइस फ्लेचर, विल सैमसन, डैनी डेविटो, सिडनी लैसिक, विलियम रेडफील्ड, क्रिस्टोफर लॉयड और ब्रैड डोरिफ ने। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी डिटेल में समझाऊंगा जिससे आप इस वर्ल्ड वाइड हाईली एक्लेम्ड मूवी को अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसे ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओरेगन। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत उगते हुए सूरज के पीसफुल शॉट से जहां से एक कार गुजरती है। अगले ही सीन में हम कुछ लोगों को एक ओल्ड स्कूल हॉस्पिटल बेड्स पर लेटे हुए देखते हैं। तभी हम उस मेडिकल फैसिलिटी में एक औरत को एंटर करते हुए देखते हैं जिसे सभी स्टाफ वाले ग्रीट करते हैं। यह है यहाँ की सीनियर नर्स मिस रैचेट। एक ऑर्डरली यानी नॉन मेडिकल केयरटेकर एक रूम में जाके पेशेंट की बेड़ियां खोलता है और यहां से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये एक मेंटल इंस्टीट्यूशन है। एक नर्स मिस पिलबाओ पीए सिस्टम से मेडिकेशन टाइम अनाउंस करती है और सभी पेशेंट्स लाइन में आ जाते हैं। यहीं हम पहली बार मिलते हैं एक लंबे नेटिव अमेरिकन पेशेंट चीफ ब्रॉम्डेन से, जिसे सभी डेफ और म्यूट मानते हैं। फैसिलिटी के बाहर वही शुरुआत में दिखाई गई कार रुकती है जिसमें कई बार क्राइम्स करने वाले रैंडल पी मैकमर्फी को मेंटल इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट किया जा रहा है। अंदर लाकर उसकी हथकड़ी खोल दी जाती है। वो सनकी सा बिहेव करने लगता है और बाकी पेशेंट से बात करने की कोशिश करता है। यहां हम मिलते हैं कुछ और पेशेंट से। बिली बिबिट जो हकलाता है, चार्ली चेज़विक जो बच्चों की तरह नखरे दिखाता है, डिल्यूजनल मार्टिनी, वेल एजुकेटेड पैरानॉइड डेल हार्डिंग, लड़ाकू मैक्स टेबर और एपिलेप्टिक जिम सेफल्ट। इसके बाद एक ऑर्डरली मैकमर्फी को फैसिलिटी के एक डॉक्टर के पास ले जाता है। यहां डॉक्टर के थ्रू हमें पता चलता है कि मैकमर्फी को यहां यह पता लगाने के लिए भेजा गया है कि वो मेंटली बीमार है भी या नहीं। वो 5 बार असॉल्ट के लिए और 1 बार एक माइनर के साथ सेक्स करने की वजह से भी गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि मैकमर्फी यहां यह भी बताता है कि लड़की ने अपनी एज गलत बताई थी और उसका कंसेंट भी था। खैर, डॉक्टर को लगता है कि मैकमर्फी अपने जेल के काम से बचने के लिए मेंटल इलनेस का बहाना बना रहा है। अगले सीन में हम नर्स रैचेट को पेशेंट्स की एक्सरसाइज क्लास लेते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो एक सर्कल फॉर्म में बैठ जाते हैं। नर्स रैचेट मिस्टर हार्डिंग से वहीं से बात करना शुरू करती है जहां पिछले ग्रुप सेशन में बात खत्म हुई थी। मिस्टर हार्डिंग को अपनी बीवी पे शक था कि उसका दूसरे आदमियों से नाजायज संबंध है। उसे यह भी लगता है कि शायद इसका रीजन वो खुद भी हो सकता है, पर उसे पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। रैचेट कुछ लोगों से पूछती है कि किसी को इस बारे में कुछ कहना है, तो सब मना करते हैं। मैकमर्फी अपने प्लेइंग कार्ड्स की आवाज से मीटिंग में इंटरप्शन करता है। वो फिर से मिस्टर हार्डिंग से उसकी परेशानी के बारे में पूछती है और वो कुछ ऐसी इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज का घुमा फिरा के इस्तेमाल करता है कि टेबर नाम का पेशेंट उस पर चिल्लाता है और कहता है सीधा मुद्दे पर आओ। किसी को हार्डिंग की बात समझ नहीं आती। कुछ पेशेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। इस दौरान मैकमर्फी इस पूरे वाकये को एंजॉय कर रहा होता है। चेज़विक हार्डिंग की मदद की कोशिश करता है पर उसे मदद नहीं चाहिए। वो उसे ही बुरा फील करवा देता है। कुछ ही पलों में सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉन रिस्ट्रिक्टेड पेशेंट्स का एक ग्रुप बस में चल रहा है और मैकमर्फी उनके साथ नहीं जाता। वो अपना फ्री टाइम चीफ को बास्केटबॉल सिखाने में बिताता है। वो चीफ को समझाने की कोशिश करता है कि बॉल को बास्केट में डालो, पर चीफ रिस्पॉन्ड नहीं करता।
तो मैकमर्फी एक दूसरे पेशेंट के शोल्डर पर बैठ के ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसे क्या करना है, पर पॉइंट क्लियर होने से पहले ही जिसने उसे उठाया होता है वो उसे कंधे पर लिए ही भागने लगता है। इस दौरान नर्स हॉस्पिटल की खिड़की से ये सब देख रही होती है। उसी रात हॉस्पिटल के अंदर मैकमर्फी कुछ पेशेंट्स के साथ ब्लैक जैक खेल रहा होता है और कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि दूसरे पेशेंट्स के साथ ये खेलना कितना केओस वाला काम है। वो म्यूजिक की वॉल्यूम कम करने नर्स स्टेशन में घुस जाता है, जिससे नर्स पिलबाओ डर जाती है और नर्स रैचेड उसे पोलाइटली समझाती है कि यहाँ पेशेंट अलाउड नहीं है। वो बाहर जाके लाइन तोड़कर अपनी मेडिकेशन के लिए आता है और वापस अपने टेबल पर चला जाता है, जहां वो मुंह में छिपी मेडिसिन को फेंक देता है। हार्डिंग उसे नर्स रैचेट से बच के रहने को कहता है, लेकिन मैकमर्फी कहता है कि वो रैचेट से नहीं डरता और वो उससे एक वीक में तंग आ जाएगी। टेबर उससे $1 की बेट लगा लेता है। पेशेंट्स की अगली ग्रुप डिस्कशन थेरेपी होती है। यहाँ मैकमर्फी रैचेट से कुछ कहना चाहता है, वो परमिशन दे देती है और वो कहता है कि बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज देखने के लिए हॉस्पिटल का वर्क शेड्यूल थोड़ा बदलना चाहिए। रैचेट को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि लोग इस शेड्यूल के यूज्ड टू हो चुके हैं। फिर भी वो वोटिंग के लिए कहती है। मैकमर्फी को सिर्फ 3 वोट्स मिलते हैं और फैसला वर्ल्ड सीरीज देखने के अगेंस्ट जाता है। रैचेट ये देख के प्लीज नजर आती है। मिस्टर हार्डिंग और कुछ पेशेंट्स मोनोपोली खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि कोई भी रूल्स के हिसाब से नहीं खेल रहा। हार्डिंग की फिर से टेबर से बहस हो जाती है। मैकमर्फी सबके ऊपर पानी फेंक के लड़ाई रुकवाता है और वो अभी भी वोटिंग वाली बात पर एनॉयड है। वो कहता है कि वो वहां पर लगा वाटर फाउंटेन उखाड़ के यहाँ की खिड़की पर दे मारेगा और सीरीज देखने डाउनटाउन किसी बार में चला जाएगा। टेबर फिर से $1 की शर्त लगाता है और हार्डिंग $25 की कि वो ऐसा नहीं कर सकता। मैकमर्फी फाउंटेन निकालने की 2 बार कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। सब खामोश होते हैं और वो ये कहते हुए वहां से निकल जाता है, कम से कम मैंने कोशिश तो की। हम फिर से एक पेशेंट ग्रुप डिस्कशन थेरेपी में पहुंचते हैं, जहां इस बार नर्स रैचेड बिली के पास्ट की बातें पूछ रही है, जहां उसने एक लड़की के दिल तोड़ने की वजह से पहली बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। बिली ने कभी अपनी मां को यह बात नहीं बताई थी। मां का नाम आते ही वो अशेम्ड फील करने लगता है, जिसका फायदा रैचेड उठाती है उसे मैनिपुलेट करने के लिए। तभी बीच में चेज़विक बोल पड़ता है और कहता है कि अगर बिली जवाब देना नहीं चाहता तो हमें दूसरे टॉपिक पर बढ़ना चाहिए, और अगर ये थेरेपी लोगों की बात सुनने की है तो हम बेसबॉल सीरीज क्यों नहीं देख सकते। वो फिर से वोटिंग की मांग करते हैं और इस बार उन्हें ग्रुप में बैठे सभी के वोट्स यानी कि 9 वोट्स मिलते हैं, पर रैचेड अभी भी ये कह के उन्हें रोक देती है कि ये सिर्फ वार्ड के आधे लोग हैं। अगर उन्हें मेजॉरिटी साबित करनी है तो उन्हें 1 वोट और चाहिए क्योंकि वार्ड में कुल 18 लोग हैं। बाकी पेशेंट्स को मैकमर्फी समझाने की कोशिश करता है पर कोई मानता नहीं है। कोई समझ ही नहीं पाता कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो रैचेड की इस ट्रिक से पूरी तरह चिढ़ा हुआ होता है। वो सबसे आखिर में चीफ के पास पहुंचता है, जो इवेंचुअली हाथ उठा लेता है। मैकमर्फी रैचेड से टीवी ऑन करने के लिए बोलता है, पर अब देर हो चुकी है। नर्स रैचेड ऑलरेडी मीटिंग अडजर्न कर चुकी है और अब इस वोट का कोई फायदा नहीं है। वो मैकमर्फी की हार को पुख्ता करने के लिए फिर से लाउड क्लासिकल म्यूजिक प्ले करती है, पर मैकमर्फी हार नहीं मानता। वो रूम के कॉर्नर में जाके ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो सीरीज देख रहा है और वो कमेंट्री करने लगता है। जल्द ही बाकी पेशेंट्स भी उसके साथ चीयर करने लगते हैं। नर्स स्टेशन से रैचेड ये सब देखकर अनॉयड होती है और वो उन्हें शांत होने के लिए कहती है, पर किसी पे कोई असर नहीं पड़ता। अगले दिन मैकमर्फी वापस हेड डॉक्टर के ऑफिस पहुंचता है। यहां वो बताता है कि उसे नर्स रैचेड से नफरत है क्योंकि वो एक चीटर है। वो अपनी बात मनवाने में चीटिंग करती है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग 4 वीक्स में उसे ऐसा एक भी एविडेंस नहीं मिला है कि मैकमर्फी मेंटली बीमार है। वहीं बैठा दूसरा डॉक्टर पूछता है कि जो कल हुआ उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है, और वो जवाब देता है कि उसे किसी को मारने का मन है। आखिर में डॉक्टर
मैकमर्फी से सवाल पूछने को कहता है और वो उसे अपने पोर्नोग्राफिक कार्ड्स में से एक कार्ड निकालकर पूछता है, ये औरत कहाँ रहती होगी। अगले सीन में मैकमर्फी रिक्रिएशन यार्ड में होता है। वो चीफ को सिक्योरिटी फेंस के पास खड़ा करके उसके कंधों पर चढ़कर बाहर निकल जाता है। चीफ उसे बाहर देखकर मुस्कुराता है, पर असल में वो इंस्टीट्यूशन से पूरी तरह बाहर नहीं गया है। वो बस में छिपा होता है। जब सारे अनरिस्ट्रिक्टेड पेशेंट्स अपने यूजुअल रिक्रिएशन ट्रिप के लिए बस में चढ़ जाते हैं, तब वो बस को स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। वो एक जगह बस रोकता है और कैंडी नाम की एक लड़की को बस में चढ़ा लेता है। फिर वो बस को बोट चार्टरिंग सर्विस पे ले जाके सभी को बोट पर चढ़ा देता है, एक आदमी को ये झूठ बोलकर कि वो सभी मेंटल इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर्स हैं। कैंडी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं सुनता। वो सभी फिशिंग के लिए निकल जाते हैं और पूरी फिल्म में पहली बार सबसे ज्यादा खुश नजर आते हैं। बिली कैंडी से बात करने की कोशिश करता है और मैकमर्फी उसे वापस बुला लेता है। फिर वो चेज़विक के भरोसे स्टीयरिंग छोड़ के कैंडी को अपने साथ अंदर ले जाता है। सभी अपनी फिशिंग रॉड छोड़ के मैकमर्फी और कैंडी को देखने आ जाते हैं। चेज़विक को लगता है बोट पर कोई नहीं है। वो घबरा के नीचे आता है और केओस बढ़ जाता है कि तभी एक कांटे में मछली फंस जाती है और सभी रॉड पर वापस आ जाते हैं। जब वो बड़ी बड़ी मछलियां किनारे पर लेकर पहुंचते हैं, पूरी पुलिस टीम डॉक पर उनका इंतजार कर रही होती है। इधर डॉक्टर्स ये डिस्कस करते हैं कि वो पागल नहीं है, पर वो डेंजरस है और वो उसे वापस जेल भेजना चाहते हैं। लेकिन नर्स रैचेट उसे वहीं रखने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे उसके इश्यूज से उबरने में मदद कर सकती है। मैकमर्फी बाहर ऑर्डरलीज और पेशेंट्स के बीच एक बास्केटबॉल मैच सेटअप करता है, जहां वो शुरू में लैक ऑफ कम्युनिकेशंस की वजह से हार रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही चीफ को यह समझ आ जाता है कि गेम कैसे खेला जाता है, वैसे ही पासा पलटता है और मैकमर्फी उसे बार बार बॉल पास करता है और वो अपनी लंबाई का फायदा उठा के इजीली स्कोर कर देता है और ऑर्डरलीज कुछ नहीं कर पाते। सभी पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। एक वॉशिंगटन नाम का ऑर्डरली यहां मैकमर्फी को छेड़ता है, पर वो शांत रहता है क्योंकि उसकी जेल की सजा 68 डेज में खत्म होने वाली है। ऑर्डरली उसे समझाता है कि वो सजा सिर्फ प्रिजन पे ही अप्लाई होती है। जहां तक मेंटल हॉस्पिटल की बात है, हम जब तक चाहे तुम्हें यहां रख सकते हैं। अगली ग्रुप थेरेपी में मैकमर्फी ये बात नर्स रैचेट के सामने उठाता है। यहां उसे एक दिमाग चकरा देने वाली बात पता चलती है कि उसके और एक दो लोगों के अलावा मिस्टर हार्डिंग की तरह सभी लोग हॉस्पिटल में वॉलंटियरली ठहरे हुए हैं और वो जब चाहे यहां से जा सकते हैं। वो हैरान है कि यहां कोई अपनी मर्जी से कैसे रुक सकता है, खासकर बिली जैसा यंग आदमी जिसे बाहर की दुनिया में जिंदगी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। उसे यकीन नहीं आ रहा कि वैसे ये लोग यहाँ की इतनी कंप्लेंट करते हैं और इनमें इतने गट्स नहीं है कि वो यहां से बाहर निकल सकें। उसकी बात खत्म होते ही पहली बार स्कैंडल नाम का पेशेंट भी एक सवाल पूछता है। यहां मैकमर्फी का इन्फ्लुएंस हम साफ देख सकते हैं, क्योंकि अब ये लोग नर्स रैचेट के सामने चैलेंजिंग सवाल उठा रहे हैं। रैचेट उसका जवाब देती है। इधर चेज़विक भड़क जाता है कि उसकी सिगरेट्स उसके पास होनी चाहिए, ना कि हॉस्पिटल को उसे देनी चाहिए। रैचेट जवाब देती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सभी गैम्बलिंग में मैकमर्फी से अपनी सिगरेट्स और पैसे दोनों हार रहे थे। इस डिस्कशन के दौरान ही टेबर ने हार्डिंग की जली हुई सिगरेट अपनी पैंट के फोल्ड में छिपाई होती है। वो उसका पैर जला देती है और टेबर अपना आपा खो देता है। ऑर्डरली को लगता है कि वो कुछ ड्रामा कर रहा है, तो वो उसे रेस्ट्रेंट करके वहां से ले जाते हैं। फिर से कंफ्यूजन और तेज आवाजें शुरू हो जाती हैं और चेज़विक रैचेट से कहता है कि मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। मैकमर्फी फौरन नर्स स्टेशन की तरफ जाके विंडो ग्लास तोड़ता है और चेज़विक की सिगरेट्स उसे दे देता है। ऑर्डरलीज उसे ले जा रहे होते हैं, तभी मैकमर्फी उन्हें रोकता है और यहां तक कि उनमें से एक को पंच भी कर देता है। लड़ाई बढ़ती है और नर्स रैचेट एक इमरजेंसी कोड को कॉल करती है। ऑर्डरली मैकमर्फी को फ्लोर पे गिरा देता है, पर चीफ वहां पहुंचता है और ऑर्डरली को उठा के वहां से हटा देता है। फिर मैकमर्फी, चीफ और चेज़विक को हॉस्पिटल के अलग वार्ड में ले जाया जाता है। एक नर्स आके उन्हें दवा देती है। फिर वो चेज़विक को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो जाना नहीं चाहता, पर कुछ ऑर्डरलीज उसे अंदर ले जाते हैं और अंदर से उसके चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं।
बाहर मैकमर्फी और चीफ अकेले होते हैं। वो चीफ को एक च्युइंगम स्टिक देता है। उसे ऐसा लगता है जैसे चीफ ने थैंक यू कहा, इसलिए वो उसे एक और स्टिक देता है। चीफ इस बार क्लियरली नाम पढ़ता है जूसी फ्रूट। मैकमर्फी समझ जाता है कि चीफ अभी तक गूंगे बहरे होने का नाटक कर रहा था। वो ऐसा लोगों की नजरों से बचे रहने के लिए करता है। उसे ये जान के बहुत खुशी होती है कि चीफ ने सबको इतनी बुरी तरह से बेवकूफ बनाया। वो कहता है कि उन्हें यहां से भागना होगा। चीफ अग्री करता है। चेज़विक को बाहर लाया जाता है और वो अनकॉन्शियस होता है। फिर नर्स मैकमर्फी को साथ ले जाती है। एक टीम उसे टेबल पर लिटाती है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी जाती है। हम वापस वार्ड में आ जाते हैं जहां ग्रुप थेरेपी मीटिंग चल रही है। मैकमर्फी ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए गैलरी में आता है। वो चीफ को आंख मारता है। कुछ देर रूम में इधर उधर देखने के बाद वो हंसने लगता है और वापस पहले जैसा हो जाता है। सभी लोग हंसने लगते हैं। रैचेड मैकमर्फी को बैठने को कहती है और वो मुस्कुराते हुए उसकी बात को मान लेता है। रात को रैचेड के जाने के बाद नाइट वॉचमैन मिस्टर टर्कल से नजरें बचा के मैकमर्फी स्टेशन वाला फोन यूज करके कैंडी को कॉल करके बुलाता है और उसे शराब लाने को भी कहता है। टर्कल के आते ही वो वहां से चालाकी से बाहर निकलता है और सीधा चीफ के पास जाके कहता है वो अब यहां नहीं रह सकता। पर चीफ वहां से नहीं जा सकता। वो अपने फादर की एक कहानी सुनाता है। उसका फादर उससे भी बड़ा था। वो जो मन में आए वो करता था, इसलिए लोग उसे किसी न किसी तरह नीचे लाने की कोशिश करते रहते थे। जब उसने लास्ट टाइम फादर को देखा था तब वो शराब की लत की वजह से अंधा हो चुका था। चीफ को लगता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट उसी तरह से मैकमर्फी के साथ काम कर रही है उसे नीचे लाने के लिए। तभी एक कार हॉर्न सुनाई देता है और हम देखते हैं कि कैंडी और उसकी फ्रेंड रोज वहां पहुंच चुके हैं। पर नाइट वॉचमैन उसे वापस बेड पर जाने के लिए कहता है। मैकमर्फी उसे रिश्वत और उन औरतों से कुछ फेवर्स दिलवाने का प्रॉमिस करके पटा लेता है। वो कैंडी को अपने साथ ले जाता है और रोज को टर्कल के साथ छोड़ देता है। मैकमर्फी सभी पेशेंट्स को लाइट फ्लिक करके और पीए सिस्टम से उठा देता है। वो बूज के साथ पार्टी शुरू करते हैं, पर टर्कल वहां आके ये सब बंद करवाता है क्योंकि उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तभी वहां सुपरवाइजर पहुंचती है और टर्कल सभी को नर्स स्टेशन में लाइट बंद करके छिपा देता है। वहां कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और सुपरवाइजर के सामने कैंडी दरवाजा खोल के सॉरी बोलती है। टर्कल ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने कैंडी को बुलाया है। वो ये बोल के चली जाती है कि इस लड़की को फौरन यहां से निकालो। टर्कल फ्रस्ट्रेशन में सभी को वापस बेड पर जाने के लिए कहता है। वो वहां बहुत गंदगी तोड़फोड़ मचा चुके होते हैं और टर्कल उसे साफ करने से शराब पीना बेहतर समझता है। इस दौरान बाकी लोग पार्टी जारी रखते हैं। बिली एक स्लो डांसिंग के दौरान कैंडी के काफी क्लोज आ जाता है। तभी मैकमर्फी टर्कल की जेब से कीज लेके वहां पहुंच के अपने सभी वार्ड के साथियों को बाय बोलता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। बिली ज्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि वो मैकमर्फी को बहुत मिस करेगा। मैक उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर बिली अभी रेडी नहीं है। बिली बताता है कि वो कैंडी को पसंद करता है, इसलिए मैकमर्फी उसके लिए कैंडी के साथ सेक्स करने का सेटअप रेडी करता है। बिली सिचुएशन से भागने की कोशिश करता है, पर बाकी लोग उसे वापस खींच लाते हैं और उसे कैंडी के साथ बेडरूम में भेज देते हैं। उसके बाद हम एक लॉन्ग शॉट देखते हैं जिसमें मैकमर्फी बिली और कैंडी के बाहर आने का इंतजार करता है। सुबह हो जाती है। ऑर्डरलीज देखते हैं कि वार्ड पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। सब नशे में धुत होकर सोए हुए हैं, जिसमें मैकमर्फी भी शामिल है। रैचेड आती है। वो बहुत नाराज है, पर फिर भी वो हमेशा की तरह शांत रहती है। वो देखती है कि नर्स स्टेशन में टर्कल भी पास्ड आउट पड़ा है। रोज कैलन के साथ बेंच पर लेटी होती है, पर यहां बिली मिसिंग होता है। फिर वो उन्हें कैंडी के साथ नेकेड उसी रूम में मिलता है। उसके बाहर निकलते ही सब अपलॉड करते हैं। बिली कहता है कि वो सब चीज समझा सकता है। रिचर्ड कहती है उसे शर्म आनी चाहिए, पर वो अशेम्ड नहीं है। रैचेड यहां उसे फिर से मैनिपुलेट करती है, ये कह के कि तुम्हारी माँ इस बारे में क्या सोचेगी। इसलिए बिली बैक डाउन होके सारा इल्जाम मैकमर्फी पर डाल देता है कि उसने जबरदस्ती उसे कैंडी के साथ रूम में भेजा। रैचेड
वॉशिंगटन से बिली को डॉक्टर स्पीवी के ऑफिस ले जाने को कहती है। बिली अपनी मां को ना बताने को लेकर चिल्लाता है और वॉशिंगटन उसे घसीटता हुआ वहां से ले जाता है। इधर मैकमर्फी कीज से हॉस्पिटल की विंडो खोल के वहां से भागने की कोशिश करने वाला होता है। जब एक ऑर्डरली उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे पंच करता है। नर्स रैचेट और गार्ड्स को बुला लेती है। उसके खिड़की खोलते ही वॉशिंगटन वहां पहुंच जाता है और खिड़की से दूर रहने को कहता है। तभी नर्स पिलबाउ चिल्लाती हुई डॉक्टर के ऑफिस से बाहर आती है और उस पर खून लगा हुआ है। कैंडी और रोज बाहर मैकमर्फी का वेट कर रही होती हैं, पर वो झिझकता है क्योंकि उसे नहीं पता कि बिली के साथ क्या हुआ। पेशेंट्स दौड़ के वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि बिली ने एक टूटे हुए कांच के टुकड़े से अपना गला काट लिया है और उसकी मौत हो चुकी है। नर्स रैचेट और मैकमर्फी भी उसे देखते हैं कि तभी डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। रैचेट सभी को बाहर निकाल के कहती है, बेहतर यही होगा कि हम अपना डेली रूटीन फॉलो करें। इस कमेंट से मैकमर्फी का मूड इतना खराब हो जाता है कि वो रैचेट का गला दबाने लगता है। उसका दम बस घुटने ही वाला होता है कि तभी वॉशिंगटन सही वक्त पे मैकमर्फी के सर पे पीछे हिट करके रैचेट की जान बचा लेता है। अगले सीन में पेशेंट्स फिर से सिगरेट्स के लिए ब्लैक जैक खेल रहे होते हैं। वो बिल्कुल काम और ऑर्गेनाइज नजर आते हैं। नर्स रैचेट ने नेक ब्रेस पहना हुआ है। वो बहुत काइंडली सेफेल्ड से बात करती है और वो भी बिल्कुल काइंडली जवाब देता है। फिर वो बैठ के साथियों को बताता है कि मैकमर्फी 2 ऑर्डरलीज को पीट के यहां से भाग गया है। हार्डिंग कहता है कि वो ऊपर वाले वार्ड में है और अब वो एक लैम्प की ही तरह शांत और आज्ञाकारी हो गया है। किसी को उस पर विश्वास नहीं होता। चीफ ये सब सुन रहा होता है और थोड़ा डिस्टर्ब नजर आता है। जब चीफ रात को सो रहा होता है तो उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। वो देखता है कि 2 ऑर्डरलीज मैकमर्फी को वापस वार्ड में ले आए हैं क्योंकि उसे बेड पर लिटाने में अभी फिलहाल असिस्टेंस की जरूरत है। उनके जाते ही चीफ मैकमर्फी के पास जाके कहता है, मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं जाओगे। वो उसका इंतजार कर रहा था और वो अब जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चीफ को अंदेशा हो जाता है कि यहां कुछ तो गलत है। वो मैकमर्फी के माथे पर 2 बड़े निशान देखता है। इसका मतलब कि हॉस्पिटल ने उसे फ्रंटल लोबोटमी दी है, जिसका मतलब ये है कि अब वो बेसिकली पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह रहेगा। वो अब कभी बात भी नहीं कर सकता। चीफ उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो उसे इस हालत में यहां छोड़कर नहीं जाएगा। वो एक तकिया उठाता है और दम घोट के मैकमर्फी को मार देता है। उसके मरने के बाद चीफ उसी वाटर फाउंटेन को तोड़ता है जिसे मैकमर्फी ने तोड़ने की कोशिश की थी, पर वो नाकामयाब रहा था। वो उसे बाहर निकालता है और उसे विंडो स्क्रीन तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है, बिल्कुल जैसे मैकमर्फी ने सोचा था। इस शोर से टेबर की आंखें खुल जाती हैं और वो खुशी से चिल्लाने लगता है। हम आखिरी सीन में चीफ को फॉरेस्ट की तरफ दौड़ता हुआ देखते हैं। स्क्रीन फेड्स टू ब्लैक और फिल्म खत्म हो जाती है।